जब हम इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, डेंगू ऐसी बहुत सी बीमारियों को पढ़ रहे होते हैं तो मस्तिष्क में एक सिंपल सी चीज दिमाग में आती है, वो ये कि इन सारी बीमारियों का पीछे का जो मूल कारण है वो कौन है? वायरस है। वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग जो कोशिश की है वो ये की है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, और इसलिए इसको पूरे वर्गीकरण किया है हमने इसका, जो बीमारियां विषाणु से होती हैं या फिर वायरस से होती हैं उनका। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के आधार पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनको हमने लिया है। जैसे कि डीएनए वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आरएनए वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। क्लियर। ट्रांसमिशन के आधार पर जो बीमारियां होती हैं उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है, जैसे कि हवा से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं, पानी या भोजन से जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, मच्छर कौन कौन सी बीमारियां वायरस फैलाते हैं, उनकी बीमारियों का नाम क्या है, जैसे डेंगू चिकनगुनिया आप जानते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट हम बात करें कि जो प्रभावित अंग है, अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, उनको लेकर के जो बीमारियां हैं उनको बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बात करूँ आपको मैं, तो आप समझ लें कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही होता है। ओके, कि जो प्रभावित अंग के बारे में डेफिनेटली पूछता है या फिर किस वायरस से हो रहा है वही पूछता है। तो दैट इज भाई, इस पूरे लेक्चर में हमने इनको इसी प्रकार से क्लासीफाई करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। जैसे प्रभावित अंग की हम बात करें, ओके, तो प्रभावित अंगों को हमने डेफिनेटली किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमो न्यूमोट्रॉपिक बीमारी हो सकती है। न्यूमोट्रॉपिक्स मीन्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित हैं वैसी बीमारियां, जिनमें से हम शामिल कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 भी थोड़ी देर पहले होके चुका है, क्लियर, कॉमन कोल्ड है, सार्स की बीमारी है। इन सब के पीछे जो अपने वायरस हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया। ऐसे न्यूरोट्रॉपिक की हम बात करें, ये बीमारियां कौन कौन सी हैं जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें रेबीज है, पोलियो है, जापानी एनसेफेलाइटिस है, ऐसी बीमारियां इसमें कवर करेंगे। और जिसमें इनके जो रेस्पॉन्सिबल जो वायरस कौन कौन से होते हैं, रेप्टो वायरस हो गया, एंटेरो वायरस हो गया। ऐसे डर्मेटोट्रॉपिक जो बीमारियां हैं वो डेफिनेटली किसको जो इफेक्ट करती हैं, स्किन को या म्यूकस को इफेक्ट करती हैं, जिसमें कि स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, मीजल्स और हर्पी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं उनको हम शामिल करते हैं। वायरस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? वेरियोला हो सकता है, वेरिसेला जोस्टर, या फिर मोरविल वायरस हो सकता है। इसी प्रकार से विस्ट्रोट्रॉपिक बीमारियां हैं, ये नाम आपको यहाँ भी याद कर लेना चाहिए क्योंकि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी सकता है नाम लेकर के। तो विस्ट्रोट्रॉपिक में वो बीमारियां आती हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लिवर हो गया, ब्लड हो गया, फिर गट हो गया, उसको आप करते हैं। जैसे कि हम बीमारियों को जाने हम, तो हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू, येलो फीवर, एड्स, ये ऐसी बीमारियां डेफिनेटली आपके बॉडी के ऑर्गन्स में अंदर जाकर के इफेक्ट करती हैं। तो ये सारा जो बीमारियां हैं इनको और भी अलग तरीके से डिवीजन किया गया है, बेसिकली क्लासीफाई करके इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लेकिन इससे पहले हम शुरू करेंगे कि जो वायरोलॉजी है, जो विषाणु विज्ञान है, इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, हम यह बात करें कि इसके जो मेन मेन जो इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी पहले ले लेते हैं। इसके बाद बीमारियों को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ड जेनर को लेकर के। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आई होप आपको ये पता भी है कि कौन कौन से एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है। एडवर्ड जेनर को जाना जाता है वायरल को लेकर के बनाए गए पहले टीके को लेकर के। इन्होंने सबसे पहले चिकन पॉक्स जिसे हम बोल सकते हो, स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक बोलते हैं, इसके खिलाफ सबसे पहला प्रभावी टीका या वैक्सीन जो बनाई, टीके का मतलब समझ ही रहे हैं आप, वैक्सीन को लेके बोलते हैं वैक्सीन, टीका। ओके, तो सबसे पहला जो स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया, किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। क्लियर। उन्होंने कहा था, क्या कहा उन्होंने कि काउपॉक्स से अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, काउपॉक्स बीमारी, काउपॉक्स से इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये है कि उसे चेचक की बीमारी नहीं होगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि काउपॉक्स के जब जीवाणु अंदर पहुंचते हैं तो वो चेचक के जो जो वायरस है उसको कहीं ना कहीं वो रोकथाम करते हैं। अब से भी इंपॉर्टेंट बात हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपसे कहा इसको एक क्रोनोलॉजिकली अपन इसको आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पूरी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। इसका डेफिनेटली डिजीज भी हैं, और इतनी सारे डिजीज हैं, आई मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इससे बाहर जाने की संभावना है ही नहीं। क्लियर। खैर, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की बात करें तो एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर को लेकर के कई बार क्वेश्चन में जो आता है तो कंफ्यूजन होता है। क्लियर। और वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लुई पास्चर को लेकर के आपको सबको पता है कि एक रेबीज वैक्सीन, उनका नामकरण किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। लुई पास्चर ने पागल कुत्ते के काटने से होने वाले जो रेबीज था उसका टीका का आविष्कार किया था। रेबीज का टीका या वैक्सीन किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था।
ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? लुई पास्चर, रेबीज का टीका। जो यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, सबसे पहले किसने किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आता है, प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अगर लैटिन शब्द वायरस के बारे में बात करें तो इन्होंने इसका यूज किया, डेफिनेटली लुई पास्चर ने इसका यूज किया, सबसे पहले यूज किया वायरस का, लेकिन इन्होंने इसको एज ए वेनम, एक पॉइजनस फ्लूइड के रूप में किया। उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा पॉइजनस फ्लूइड है जो कि इस प्रकार, जैसे रेबीज जो खोज कर रहे थे, जो कि रेबीज जैसी बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है। तो सबसे पहले इन्होंने यूज किया वायरस शब्द का, बट एक उनका एक जो एस्पेक्ट था, जो उनका पर्सपेक्टिव था, वो थोड़ा डिफरेंट था। आगे हम बढ़ते हैं, दिमित्री इवानोव्स्की के बारे में बात करते हैं। को डेफिनेटली क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद भी होगा। इन्हें बेसिकली विषाणु की आधिकारिक खोज के लिए उत्तरदायी माना जाता है, या माने कि इसकी उनको ख्याति ने प्राप्त है। तो इवानोव्स्की ने तंबाकू में जो टोबैको मोजेक डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज्यादा पूछा जा चुका है कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। जिसे आप बोलते हैं टीएमवी, टीएमवी डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज। इसकी खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, रूसी वैज्ञानिक थे। ओके, साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इस रोग कारक को, उन्होंने कहा कि जो जो जिसके कारण ये रोग होता है, टीएमवी जो रोग होता है तंबाकू में, ये बैक्टीरिया फिल्टर से छनकर बाहर निकल जाता है। मतलब ये उन्होंने पाया कि जो ये रोग है, जो कि टोबैको में हो रहा है, मोजेक टाइप का बीमारी में चित्ते बन जाते थे बेसिकली इनकी पत्तियों में, उसके बारे में लिखे है, वो तो जब आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो जब ये जो कारक है, इसका जो वेक्टर है जिसके कारण ये बीमारी होती है, उन्होंने कहा कि ये ऐसा माहीन या माने इतना सूक्ष्म जीव है जो कि बैक्टीरिया फिल्टर है उससे भी छन के बाहर निकल जाता है। क्लियर? कि ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा है। क्लियर? इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इसे नाम दिया उन्होंने, सॉरी, इसे उन्होंने क्या कहा कि एक प्रकार से मान सकते हैं हम कि इन्हें वायरस के खोजकर्ता की आधिकारिक रूप से इनको जिम्मेदार माना जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है नाम एम.डब्ल्यू. बेइजेरिंग का। बेइजेरिंग या बेइजेरिंग, जो भी आप कहना चाहें। इन्होंने एक नाम दिया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। बेंजेरिक ने सिद्ध किया कि संक्रमित तंबाकू, बात टीएमवी की चल रही थी, तो उन्होंने कहा, इसको आगे बढ़ाया इस चीज को उन्होंने, कि बेंजेरिक ने क्या सिद्ध किया कि जो इन्फेक्टेड तंबाकू के पौधे हैं, इनका जो रस है, अगर स्वस्थ पौधों में डाला जाए तो ये उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स जो स्वस्थ पौधे हैं, अगर अस्वस्थ पौधों से या इन्फेक्टेड पौधों से उसके रस को लेकर के इन पर छिड़कें तो डेफिनेटली वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो रस है, पहले बात कैसे उन्होंने नाम क्या लिया, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। तो इस रस को यदि हम किसी स्वस्थ पौधे पर डालते हैं तो डेफिनेटली उसको भी ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसे हमने बोला संक्रामक जीवित तरल पदार्थ। कंटेजियम संक्रामक, विवियम जीवित, और फ्लूइडम तो मतलब समझ आ गया होगा आपको, तरल पदार्थ। तो इसको नाम दिया उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम। क्लियर? साथ ही कहते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम वायरोलॉजी शब्द की जो अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, वो कौन थे? वो थे बेंजेरिंग। क्लियर? वायरोलॉजी शब्द की अवधारणा, एक पॉस्टुलेशन उन्होंने दिया, वो थे बेंजेरिंग। आगे बढ़े 1915-1917 पे हम पहुंचते हैं, जहां हम बात मिलते हैं हम किससे, एक ऐसे दो वैज्ञानिकों से जिनमें थे एक एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट और दूसरे थे फेलिक्स डी हरेल। इन दोनों ने ही बेसिकली देखा है तो एक बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है अपने आप में। ये आप मान लें कि बैक्टीरियोफेज क्या है कि जितने बैक्टीरिया हैं ये उनको खाता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया को खाने वाला है, जो बैक्टीरिया का भोजन करता है, वो कौन से वायरस हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज मीन्स फेगस, बैक्टीरिया से बैक्टीरियो बनी गया, तो फेगस मीन्स खाने वाला, निगलने वाला, नष्ट करने वाला। तो बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज करने वाले कौन थे? ट्रेवार्ट और डी हेरेल। क्लियर? 1915 में एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट ने बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले कारकों की पहचान की। क्लियर? 1917 में जो फेलिक्स डी हेरेल थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से, मतलब इन्होंने अपना काम अलग किया था, उन्होंने अपना काम अलग किया था, ज्यादा अंतर भी नहीं है दोनों में। 1915 में 1917 में एक खोज कर ली थी इन्होंने अलग प्रकार से अपना काम को जारी रखा। और उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक ऐसे बैक्टीरियोफेज की खोज की और नाम दिया ऐसे बैक्टीरियोफेज, जीवाणु को खाने वाला विषाणु, जीवाणु को खाने वाला विषाणु। क्लियर? जो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो 1915-1917 में इस बैक्टीरियोफेज की यहाँ पे खोज हो गई थी। 1935 में हम पहुंचते हैं
कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जा चुका है वेडेल स्टैनली को लेकर के। ये भी हम कहते हैं कि जब हम वायरस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, मतलब उनको क्रिस्टल के रूप में बना सकते हैं। क्रिस्टल मीन जैसे चीनी के दाने होते हैं, नमक के दाने होते हैं, ऐसे इनको हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये किसने बताया? ये बताया वेडेल स्टैनली ने, ये हमें बताया। WM स्टैनली ने तंबाकू मोजेक वायरस, हम TMV बोलते हैं, को पृथक करके इसका क्रिस्टल बनाया। जैसे कई बार लोग रवा बोलते हैं, लेकिन आप क्रिस्टल को क्रिस्टल याद रखिएगा। तो TMV के जो वायरस था, इसको उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? स्टैनली थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सॉरी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो वायरस है ये मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। जब हमने वायरस वाला चैप्टर लिया उसमें बहुत क्लियर किया है कि वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है वगैरह वगैरह, तो ये वहां पे मिलेगा। तो उन्होंने दो चीजें क्लियर की। पहला उन्होंने कहा कि वायरस है डेफिनेटली, और ये इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वायरस जब लिविंग बॉडी के बाहर होता है, जब लिविंग बॉडी के बाहर होता है तो ये कैसा काम करता है? नॉन लिविंग की तरह काम करता है। और जब लिविंग बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो कैसे काम करता है? लिविंग की तरह काम करता है। हम क्या बोलते हैं वायरस को? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये सबको पता है, सिंपल सा है, इसलिए चर्चा नहीं कर रहा मैं इस पर। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उनकी इस खोज के लिए मीन्स वायरस को क्रिस्टलाइज करने के लिए और ये बताने के लिए कि इनकी संरचना बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, इन्हें 1946 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। स्टैनली को 1946 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। ओके, अब हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। सबसे पहले अर्नेस्ट रुस्का एक वैज्ञानिक हुए और साथ में हेलमट रुस्का, अर्नेस्ट रुस्का और हेलमट रुस्का हुए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया और पहली बार इस TMV वायरस की जो वास्तविक स्ट्रक्चर थी उसको देखा। तो अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसको देखने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे कौन थे, वो थे अर्नेस्ट रुस्का और हेलमट रुस्का। ये सारे के सारे इससे पहले जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, इन सारे वैज्ञानिकों ने अपनी जो बाकी के जो ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकले उसके बेस पे सारी चार चीजें की थी। क्लियर? लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको पहले फाइंड आउट किसने किया? वो किया अर्नेस्ट रुस्का ने और हेलमट रुस्का ने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1939। ये आपको जो डेट है जो याद रखनी है 1935 की, बेसिकली किस लिए? क्योंकि इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था 1946 में। क्लियर? अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं 1952 में। केवल वो घटनाएं ली हैं जहाँ पे वायरस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज हुई हैं उनको लेकर के। नाम आता है हर्शे और चेज का। क्लियर? उन्होंने क्या प्रमाण दिया? इन्होंने कहा कि आनुवंशिक पदार्थ का प्रमाण उन्होंने दिया कि बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि ये जो वायरस है ऐसे फालतू फालतू चीज नहीं है, बेसिकली अपने आप में एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। उन्होंने कहा अल्फ्रेड हर्शे और मोर्सा चेज ने बैक्टीरियोफेज T2, बैक्टीरियोफेज T2 आप ये बोल सकते हैं, बैक्टीरियोफेज T2, ठीक है, बैक्टीरियोफेज T2 का प्रयोग करके एक प्रमाण दिया कि जो वायरस है उसमें DNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसा थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया था, स्टैनली ने, हम बात करके चुके हैं थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने कहा कि वायरस मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। तो उन्होंने बात क्लियर कर दी, प्रोटीन इसकी एक वो मेन कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ 1952 में आते आते एक चीज और क्लियर की हर्षे चेज ने, वो क्या किया कि जो वायरस है प्रोटीन का उनमें होता है कि कोट होता है, लेकिन इनको जो आगे बढ़ाता है, इनको जो डुप्लीकेट करने में हेल्प करता है वो होता है DNA। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? DNA है। ये उन्होंने बात किया कि प्रोटीन वो चीज नहीं है जिसके कारण से वो अपने आप को डुप्लीकेट कर पाते हैं या फिर इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? इसके आगे हम बात करें, पहुंचते हैं 1970 में। जब हम 1970 में पहुंचते हैं तो दो नाम आते हैं, टेमिन और वाल्टीमोर। वाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं लिया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता वो। इन्होंने खोज की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। हार्वर्ड टेमिन और डेविड वाल्टीमोर ने रेट्रोवायरस, या हम जिसे बोल सकते हैं HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की। HIV अब समझ में आ गया होगा हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं एड्स की तरफ, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको बात करेंगे खोजों को लेकर के। तो उन्होंने बात दो वैज्ञानिक हुए, टेमिन और बाल्टीमोर। इन्होंने रेट्रोवायरस की खोज की। इन्होंने बताया कि रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसकी उन्होंने खोज की। बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो RNA है, ये RNA सॉरी
आरएनए से डीएनए बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। बेसिकली डीएनए से डीएनए बनता है, हम सब जानते हैं, क्लियर। क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं डीएनए को, तो क्या कहते हैं, इसका डुप्लीकेशन होता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, फिर इसको डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब एक प्रकार से इसकी दूसरी हेलिक्स बन जाती है। लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये एक उनके पास एक वायरस के पास अगर आरएनए है, तो ये आरएनए भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये किसमें पाया जाता है, ये बेसिकली पाया जाता है रेट्रोवायरस एचआईवी में। अगर आपको ध्यान होगा तो ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो एचआईवी जो वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है, और जवाब में ऑप्शन एक दिया हुआ था, विकल्प दिया हुआ था, वो था रेट्रोवायरस, याद कर लीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं टीओ डाइनर की तरफ। 1971 में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे हम नाम दिया था वायरॉइड। अभी तक हमने वायरस वायरस पढ़ रहे थे, अब नाम आता है वायरॉइड का। फिर डायनर ने वायरॉइड की खोज की, जो विषाणु से भी छोटे और इन्फेक्टेड फैक्टर होते हैं। वायरस कैसे हैं, विषाणु से भी छोटे और इन्फेक्टेड फैक्टर होते हैं। इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, जैसे हम जानते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे वायरस वाला, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम वायरस को पढ़ रहे होते हैं तो वायरस के ऊपर सबसे ऊपर एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं कैप्सिड, क्लियर, जो कि किसका बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, क्लियर। लेकिन क्या कहते हैं, जो वायरॉइड हैं इनमें कैप्सिड जैसी कोई संरचना नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, कैप्सिड नहीं होता। ये नेक्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। ऐसे इसका मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। तो उन्होंने कहा जो वायरॉइड है ये प्रोटीन के आवरण से रहित नेक्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाला एक अपना एक मॉलिक्यूल मान सकते हैं, या आप इसे जो भी कहना चाहें। उदाहरण दिया उन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये जो उन्होंने किसमें खोज की, एक प्रकार से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की, जो आलू है उसके जो एक प्रकार से ट्यूबर होता है उसमें स्पिंडल बन जाते हैं, बेसिकली माने इस प्रकार से ये मुड़ ऐसे झुक जाते हैं। तो जो डिजीज है ये किसके कारण से होती है, वायरॉइड के कारण से होती है। और ये वायरॉइड कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इनमें पाया जाता है, क्लियर। खैर, एक और नाम हम सुनते हैं वो है स्टैनली प्रोसिनर। कई बार आपको ध्यान है कि इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्टैनली प्रोसिनर को किस लिए जाना जाता है, प्रियन की खोज के लिए। ये दो तीन नाम हो सकता है जो कुछ लोगों ने पहली बार सुन रहे हो। तो प्रियन की खोज के लिए स्टैनली प्रोसिनर को जाना जाता है। प्रोसिनर ने प्रियन की खोज की, जो केवल संक्रामक विकृत प्रोटीन, इन्फेक्टेड प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि आरएनए का उन्होंने यहाँ पे बात की थी, ट्रांसक्रिप्टेज की बात की, क्लियर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की। हमने नेक्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात की वायरॉइड में। अब वो क्या बोलते हैं कि प्रियोन एक ऐसा जीव है जो कि इन्फेक्टेड प्रोटीन से ही बना होता है, मीन्स ऑलरेडी ऐसा प्रोटीन जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से। और ये उन्होंने किसमें खोज की, मैड काउ डिजीज में। बेसिकली उदाहरण दे सकते हैं हम लोग कि मैड काउ डिजीज में अगर हम बात करें कि मैड काउ डिजीज का संबंध किससे है, तो जवाब क्या आएगा, प्रियन का आएगा। अगर थोड़ा सा भी घुमाने की कोशिश की या थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपको जो परफेक्ट आंसर विकल्पों में देना होगा वो देना होगा प्रियन का, क्लियर, मैड काउ डिजीज को लेकर के। इस खोज के लिए 1997 में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट खोज थी अपने आप में। तो प्रियन की खोज की हम बात कर रहे थे, नाम वापस से रिपीट कर लेते हैं, स्टैनली प्रोसिनर। स्टैनली प्रोसिनर, ओके। ये वो क्या कहते हैं कि सामान्य प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब सामान्य प्रोटीन इन्फेक्टेड हो जाता है, सामान्य प्रोटीन इन्फेक्ट होता है, तो इससे क्या बनता है, प्रियन की संरचना बनती है, क्लियर। और ये जो प्रियन है यही हमारे मैड काउ डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पे बनेगा। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात करेंगे उन वायरल डिजीज की जिनको हमने अफेक्टेड ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था पहले, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले वायरसेस को, जिसमें एक जो टेबल दी हुई है, इसमें सबसे ऊपर हमने चर्चा की है किसके बारे में, सामान्य जुकाम के बारे में। और इसका जो रेस्पॉन्सिबल जो विषाणु है, वायरस है, वो क्या है, राइनो वायरस है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ चुका के बाद तो याद होगा। लेकिन आपको जो विशेष तौर पर ध्यान रखना है किस विषाणु प्रवाह को बिलोंग करता है, तो ये पिकार्नोवेरिडी जो फैमिली है इसको बिलोंग करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, इन्फ्लुएंजा उसी से होता है जिसे हम फ्लू बोलते हैं हिंदी में। साथ ही ये बिलोंग करती है किससे, आर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली को। स्वाइन फ्लू जिसे H1N1 के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, H1N1। और साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड फ्लू, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है, इन शॉर्ट H5N1। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। हालांकि इन दोनों के जो
जो रिस्पॉन्सिबल वायरस हैं वो सेम ही नाम से जाने जाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, आइदर इट इज H1N1 और H5N1, एंड बोथ आर बिलोंग टू आर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली। क्लियर। कोविड की भी चर्चा हमने तो थोड़ी देर पहले भी की थी। तो कोविड-19 अभी जो थोड़ी देर पहले निकल के चुका है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो क्या है, सार्स कोविड 2 या सार्स कोव 2, और एक कोरोना वेरिडी जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है। इसी के साथ में सार्स जो बीमारी है वो भी सार्स कोव से करती है, इतना अंतर है, यहाँ पे हमने 2 का नाम दिया हुआ है, सॉरी। और ये सार्स कोव वी सेम कोरोना वेरिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। मर्स की बात करें, ये मर्स कोव से इसका रेस्पॉन्सिबल आपका वायरस है, कोरोना वेरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। एक जो बीमारी है जिसे हम बोलते हैं श्वसनीय संकुल विषाणु संक्रमण, RSV, जो कि रेस्पिरेटरी जो अपना नली है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन ला जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं RSV। और रेस्पिरेटरी सिशियल वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और न्यूमोवेरिडी फैमिली इसको रेस्पॉन्सिबल है, इसके बिलोंग करती है। अब अगली हम बात करें, यहाँ हम डिस्कस करेंगे लिवर को अफेक्ट करने वाले विषाणुओं के बारे में। तो जब हम बात करते हैं लीविया पीलिया की, तो ये भी लिवर को इफेक्ट करता है, ये हम सब जानते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जो वो विषाणु जो कि लिवर को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं या अफेक्ट करते हैं, वो किस प्रकार के विषाणु हैं, वो है हेपेटाइटिस विषाणु या फिर हेपेटाइटिस वायरस। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो ये कुल 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E। ये सब के सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो है अपनी हेपेटाइटिस। लेकिन इन सबके अपने अपने करेक्टरिस्टिक हैं, अपने अपना इनका रोल है। जो हेपेटाइटिस ए है, जिसे आप HAV के नाम से जानते हैं, ये RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। ये बेसिकली जो इन्फेक्टेड जल है या फिर भोजन है उसके माध्यम से आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, और इससे होने वाला जो रोग है जिसे आप पीलिया कहते हैं, वो आगे जाकर के वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एपिडेमिक जॉन्डिस या एपिडेमिक पीलिया के नाम से जानते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये एक तीव्र या एक्यूट प्रकार का लेकिन लो टाइम का इन्फेक्शन है, लेकिन ये है काफ़ी खतरनाक। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन बनती है किसकी, हेपेटाइटिस बी की। और सबसे ज़्यादा जो रोग मेरे में देखने को मिलते हैं वो भी किसके होते हैं, हेपेटाइटिस बी के होते हैं। तो यहाँ जो A B C D लिखा हुआ है, बेसिकली जो इसका टाइप है उसको लेकर के है, तो इसे हम बोलेंगे हम HBV। ये थोड़ा सा अलग हटके है, ये आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी को। ये बाकी जितने भी हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं उनसे अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ इनका हम जाने कि इनका जो जीनोम टाइप है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। बाकी सबके अब देखेंगे, नजर डालेंगे तो सब में आरएनए वायरस है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। ये बेसिकली इन्फेक्टेड ब्लड से या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से या फिर इन्फेक्टेड जो अपनी नीडल्स होती हैं उनके माध्यम से पहुंचता है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो HBV है, जो कि डीएनए वायरस है, हम बात कर चुके हैं। इससे इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। क्लियर। एक दूसरा नाम इसे बोल सकते हैं सीरम हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस। तो अगर हेपेटाइटिस बी आता है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कई बार घुमा के प्रश्न पूछता है तो पूछ सकता है कि सीरम हेपेटाइटिस किस जीनोम टाइप से होता है, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए का वायरस है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और ऐसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 45 टू 160 डेज का होता है। सी की बात करें, हेपेटाइटिस सी की, तो ये भी आरएनए वायरस है। इन्फेक्टेड ब्लड से जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके माध्यम से आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। जब आपके पास जो इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी में प्रवेश करता है उसके बाद ये एक्टिवेट होता है और ये आपको लीवर को डैमेज करना शुरू करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 से 150 दिन का होता है। डी की बात करें तो एक प्रकार का डिफेक्टेड वायरस कहलाता है, होने को आरएनए वायरस है लेकिन फिर भी डिफेक्टेड वायरस है। ये बेसिकली इन्फेक्टेड ब्लड से या फिर इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहुंचता है। यहाँ हम बात करें तो इसे हम, जैसे मैंने आपसे कभी कहा कि ये अपूर्ण या फिर डिफेक्टेड वायरस है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सैटेलाइट और सैटेलाइट वायरस या फिर डिफेक्टेड वायरस। क्लियर। ऐसा क्यों है, तो यहाँ आप समझ लें ये केवल HBV मीन्स हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, जब तक आपकी बॉडी में वो नहीं है तब तक ये हेपेटाइटिस डी वहाँ पे काम नहीं करेगा, मीन्स इसके माध्यम से ही ये एक्टिवेट होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिफेक्टिव या अपूर्ण वायरस से हम बोलते हैं। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो HEV के नाम से जाना जाएगा। आरएनए टाइप का जीनोम टाइप है,
ये भी इन्फेक्टेड वाटर फूड से पहुंचता है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है, वो ये है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें ये हाई मोर्टलिटी रेट के लिए जिम्मेदार है। मीन्स अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस ई होता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फैटल है। ओके, तो ये लिवर को डैमेज करने वाले विषाणु हुए। आगे बात करेंगे। हमारे पाचन तंत्र को जो विषाणु प्रभावित करते हैं उनको बात करेंगे इस जगह पे। ये 3 प्रकार के विषाणु हमने लिए यहाँ पे, रोटावायरस, नोरोवायरस और एस्ट्रोवायरस। क्लियर? जो रोटावायरस है सबसे इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये एक बाकी दो से अलग इस प्रकार से है कि इसका जो जीनोम टाइप है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के रूप में, बाकी दोनों का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, आरएनए जीनोम है। रोटावायरस बेसिकली जो अफेक्ट करता है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई हैं इनको ये इफेक्ट करता है। विलाई किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जानते हैं आप कि जो भी आप भोजन करते हैं उस भोजन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा है तो आपको जो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको ये कम कर देता है। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकल के आता है कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फेंटाइल डायरिया है, बच्चों में जो दस्त हो जाते हैं, उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो कौन है, वही रोटोवायरस ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों में जो दस्त होते हैं, नवजात शिशुओं में, इन्फेंट जो अपने बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनमें जो दस्त हो जाते हैं, बहुत तेज दस्त होते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस रोग से बचाव के लिए बच्चों में जो वैक्सीन दी जाती है उस वैक्सीन का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम है रोटोवैक। कई बार प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि रोटोवैक वैक्सीन किस रोग में काम आती है जो कि बच्चों को लगाई जाती है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखनी है रोटोवैक। नोरोवायरस की बात करें तो ये जो वायरस है ये बेसिकली आंतों के जो आवरण होता है, ऊपर का जो आवरण होता है, उसको ये अफेक्ट करती है, उसको ये डैमेज करने का प्रयास करती है। इसके अलावा इस जो वायरस है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है विंटर वॉमिटिंग बग। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो विंटर वॉमिटिंग बग किसे बोलते हैं? नोरोवायरस को बोलते हैं। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये बेसिकली जो आंतों का जो आवरण है उसको डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। जनरली ये रोग है जो क्रूज शिप पर रहने वाले लोग हैं, हॉस्टल में या बंद कमरों में जो लोग रहते हैं, उनमें एक गैस्ट्रो एंटेराइटिस के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोवायरस। एस्ट्रोवायरस की बात करें तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है। क्लियर? ठीक वैसे ही जैसे कि रोटोवायरस कर रहा था। यहाँ पर एक बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये उन व्यक्तियों को या उन बच्चों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर है। ओके, तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको ये अफेक्ट करता है और उनमें ये बहुत माइनर टाइप का एक एंटेराइटिस रोग उत्पन्न करता है। तो ये जो चीज़ थी, ये बात रही हमारी ऐसे विषाणुओं की जो कि पाचन तंत्र को अफेक्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले जो विषाणु जनित रोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे अगर ध्यान करते जाएंगे तो क्लियर होता जा रहा है कि कौन सा विषाणु बॉडी के किस अंग को प्रभावित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो जीनोम टाइप है वो याद करना है। जब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र को लेकर के तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, मीन्स वेक्टर क्या है। क्लियर? सबसे पहले और सबसे पॉपुलर जो बीमारी है वो है रेबीज। इसको हम बात करें तो ये रेबीज लिसा वायरस से होती है, जिसे आप रेप्टो वायरस कहते हैं। जनरली क्वेश्चन आप याद करते आए से रेप्टो वायरस के नाम से याद करते हैं, रेप्टो वायरस। साइंटिफिक टर्म में बोले तो रेबीज लाइसा वायरस भी इसे बोल सकते हैं। नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ये। और ये सबसे घातक क्यों है ये बताता है। इसका मूल कारण क्या है? ये सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसको ये अफेक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर फैटल। ये हम सब जानते हैं किसके कारण से ये फैलता है। तो रेबीज बेसिकली कुत्ता, गिद्ध, चमगादड़ के काटने से उनकी लार में पाए जाते हैं, वहां से पहुंचते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, आपको खूब पता है। नेक्स्ट है पोलियो, जिसे आप पोलियो माइलेटिस भी बोलते हैं। क्लियर? और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो कौन सा है? पोलियो वायरस है। क्लियर? एंटरोवायरस, पोलियो वायरस, एंटेरोवायरस, पोलियो वायरस, एंटेरोवायरस, पोलियोमाइलेटिस, ये बीमारी अपन पूछा जा सकता है, याद रखनी है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉजिटिव वायरस है। ये बेसिकली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ी होगी, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर हॉर्न है उसको ये प्रभावित करता है। हम बोले हिंदी में कि रीढ़ की हड्डी का जो अग्र श्रृंग है उसकी जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसको ये अफेक्ट करता है।
पोलियो वायरस। जब ये मोटर न्यूरॉन्स को ही अफेक्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, आपको जो ऐसे पेशेंट को क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, और यही पोलियो है। क्लियर? पहुंचता कैसे है तो जनरली आपको पता है कि दूषित जल से या भोजन से ही फैलता है। क्लियर? और ऐसा क्यों होता है, साथ में भी क्लियर किया है इसने कि मोटर न्यूरॉन्स को नष्ट करके मांसपेशियों में स्थायी पक्षाघात पैदा कर देता है। एक क्वेश्चन जो भी हाल फिलहाल में ही क्वेश्चन पूछा गया था जापानी एंसेफेलाइटिस को लेकर के, जैसे जेई इन शॉर्ट बोलते हैं, जापानीज एंसेफेलाइटिस। वायरस का नाम भी जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस ही है। इसका ग्रुप क्या है, फ्लेवी वायरस। ये जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है ये किससे होता है। जो जापानीज जो बीमारी है तो इजीली आप नहीं पता लगा पाता है कि जापानी एंसेफेलाइटिस से हो रहा है। इन केस जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे कि एब्डोवायरस, रेप्डोवायरस, फ्लेवी वायरस। तो यहाँ पे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा होगा, वो है फ्लेवी वायरस। ठीक वैसे ही आपको यहाँ लगे, जैसे आपको याद है रेबिज को लेकर क्या है, रेप्डोवायरस। ऐसे जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है फ्लेवी वायरस। ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो मस्तिष्क का जो पैरेन्काइमा है, जिसे हम ब्रेन पैरेन्काइमा कहते हैं, ये वाले हिस्सा ऊपर का, इसको ही अफेक्ट करता है जापानी इंसेफेलाइटिस। इसको जो ट्रांसमिशन करने वाला जो मतलब वायरस, तो जो मूल कारण है वो तो वायरस है, लेकिन इसे ट्रांसमिट कौन करता है, इसे लेकर कौन जाता है, इसका वाहक कौन है, तो जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर हैं वो इसके वाहक हैं या इसका ट्रांसमिशन मोड है। बेसिकली क्यूलेक्स ट्राइटेन्यूरो राइनेकस, टाइटेरेनिको राइनेकस जो वायरस है क्यूलेक्स में जो उसकी उपप्रजाति है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस बुखार को, सॉरी, इस बीमारी को एक और नाम दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं दिमागी बुखार। ये नाम आपने शायद बहुत सुना होगा, जब इसे दिमाग का बुखार हो गया है, बुखार दिमाग में चढ़ गया वगैरह वगैरह। तो ये जो बीमारी है, जो कि जापानी एंसेफेलाइटिस हम बोलते हैं, दिमागी बीमारी बोल सकते हैं। होता किससे है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से होता है, जो कि ट्राइटेनियो राइनिकस उसके उपप्रजाति है उससे। सुअर और अकुला पक्षी, जिसे हम एडिट वर्ड भी बोलते हैं, इसके मुख्य वाहक भी माने जाते हैं, ऐसे जो वो हैं जहाँ पर ये रहता है। बेसिकली इनके बॉडी में ये पाया जाता है, हालांकि वो वहाँ पे इनएक्टिव कंडीशन में होता है। मच्छर इनको काटते हैं, जब मच्छर इनको काटते हैं तो उनकी बॉडी में मच्छर में ये पहुँचता है, और मच्छर जब आपको काटते हैं तो ये मनुष्य में ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मोड में पहुँचते हैं। अगले की हम बात करें, तीन की हम बात कर चुके हैं, दो और हैं, रेबीज या फिर हर्पीज एंसेफेलाइटिस। ये ये रेबीज पहले हम बात कर चुके हैं, उस अलग है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, हर्पीज एंसेफेलाइटिस जो बीमारी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स है, जिसे HSV1 के नाम से जाना जाता है, HSV। तो ये H हर्पीज सिम्प्लेक्स S और एंसेफेलाइटिस से अलग लिया हुआ है। यहाँ पे इसको हटा क्या बोल दिया, वी1 और वायरस कर दिया है। तो HSV1 वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर हम बोल सकते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1। थोड़ा सा यहाँ पे हटके आपको ध्यान रखना है, डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, पहले लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये अपवाद है अपने आप में। ये मस्तिष्क का जो टेम्पोरल लॉब है, अगर आपने ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है उसको ये अफेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सीधा संपर्क के माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से, या कोई इनएक्टिव वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर जाकर ये एक्टिव मोड में आ जाता है और आपको बीमार करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क आवरण शोध, वायरल मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस वर्ड आपको खूब पता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आई थिंक आपको याद है। रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, एंटेरो वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा नाम जो पूछ सकता है, बोल सकता है, ऑप्शन दे सकता है, वो है कॉक्सा की वायरस, इको वायरस। कॉक्सा की वायरस और इको वायरस, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटेरो वायरस, कॉक्सा की वायरस, इको वायरस। क्लियर? ये मेनिंजाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं। ये जो मस्तिष्क की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन होती है, मस्तिष्क का जो आवरण होता है, मेनिंजाइसिस बोलते हैं, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली नॉर्मली हम मान सकते हैं, उसको ये अफेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन ला देता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है,
किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति की जो सांस जब लेता है उसके ड्रॉपलेट्स या उसका जो झूठा पिया हुआ पानी या भोजन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसके माध्यम से ये दूसरे की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ओके, इसे एसिम्प्टोमेटिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं या फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एसेप्टिक में यहाँ पे इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सा वर्ड आएगा मेनिंजाइटिस। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस की तो एक चीज जरूर आती है कि जो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है बैक्टीरिया से भी होती है। कई बार लोग समस्या में आ जाएंगे सभी तो क्या बात हुई। तो जो बैक्टीरिया से जो मेनिंजाइटिस होती है सिंपल मेनिंजाइटिस, उसकी तुलना में ये जो असेप्टिक मेनिंजाइटिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वायरल मेनिंजाइटिस जो कि एंटेरोवायरस या कोक्सा की वायरस या इको वायरस से हो रहा है, उसकी तुलना में कम एक्यूट होती है, कम गंभीर होती है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो विषाणु का सीएनएस तक पहुंचने के तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग बताए गए। पहला है तंत्रिका मार्ग, जिसे हम बोल सकते हैं रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तंत्रिका मार्ग। यहाँ पे विषाणु है वो आपके पेरिफेरल नर्व्स जो है, परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है उसके माध्यम से एक्सोन में पहुंचते हैं और इसके बाद ये एक्सोन से होते हुए रीढ़ की हड्डी और बाद में ब्रेन तक पहुंचते हैं। मीन्स आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे पेरिफेरल सिस्टम में, उसके एक्सोन में ये प्रवेश करेंगे, एक्सोन में प्रवेश कर करके ये कहाँ पहुंचेंगे, रीढ़ की हड्डी में जो हिस्सा है वहां पहुंचेंगे और वहां से होते हुए ये ब्रेन में पहुंच जाएंगे। क्लियर? एक तो है रास्ता इसका ये। और इस प्रकार से जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को यूज करने वाले जो वायरस हैं वो दो हैं, रेबीज वायरस और हर्पीज वायरस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ब्लड मार्ग से जो पहुंचते हैं जिसे हम बोलते हैं हेमेटोजीनस रूट, ब्लड टू ब्रेन, इससे जो पहुंचते हैं इसके बारे में बताते हैं वो कि रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं तक पहुंचते हैं और रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार करके, मींस ब्रेन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ये एंडोथेलियल कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं या ब्रेन के, सॉरी ट्यूमर बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। तो एक प्रकार से इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो है ब्लड। क्लियर? इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस नॉर्मल ध्यान रखना है कि जो ऐसे वायरस कौन कौन से हैं जिनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड है और जो बीबीबी को क्रॉस करते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, उनमें दो वायरस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस, दूसरा है पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस और जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस है ये ब्लड मार्ग से पहुंचते हैं। रेबीज और हर्पीज, रेबीज और हर्पीज ये दोनों पहुंचते हैं किसके माध्यम से, तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से। क्लियर? अब बात करते हैं कि बीबीबी क्या होता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की तो यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है। वैसे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ उसमें हम बात कर लेंगे पूरा पूरा। यहाँ हल्की सी बात करनी है आपको ये कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले अधिकांश जो विषाणु हैं वो आरएनए प्रकार के हैं, लेकिन HSV1 हर्पीज वायरस एक डीएनए वायरस है जो हम पहले बात कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसपे क्वेश्चन सीडीएस में एक बार पूछा गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेंगी बॉडीज क्या है, नेंगी या नेग्री बॉडी किसे कहते हैं? तो जब रेबीज से संक्रमित जो न्यूरॉन्स हैं, रेबीज से संक्रमित न्यूरॉन्स की कोश का द्रव्य मीन साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली विशेष इओसिनोफिलिक जो बॉडीज हैं उसे हम नेग्री बॉडीज के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली इओसिनोफिलिक जो बॉडीज हैं जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड हैं आर नोन एज नेग्री बॉडीज इन शॉर्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है और जनरली आप कहेंगे हालांकि साइंस से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी साइंस से रिलेटेड ही है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हालांकि आपको याद होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये जरूर ध्यान रखना है कि जोनास साल के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। यहाँ पे आपको रिमाइंड करना है कि जोनास साल को लेकर के ये वर्ड क्यों मनाया जाता है, उन्होंने किस वैक्सीन की खोज की थी, ये आप जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, तो भारत को किस वर्ष में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था, पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था? और उसका जवाब क्या है, 2014 में। क्लियर? मार्च 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित किया गया था। दो वैक्सीन के नाम भी यहाँ है, तो क्या क्या जवाब दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ दे दिया मैंने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV वैक्सीन,
जिसकी खोज की थी जोनास सार्क ने 1955 में। दूसरी है OPV वैक्सीन, जिसे हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ये खोज की थी सबसे पहले अल्बर्ट साबिन ने 1961 में। ओके, तो ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसमें कि हम जो इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं इनको हम इंजेक्ट करते हैं स्वस्थ पेशेंट के शरीर में, जहाँ पर ये एक प्रकार एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और दूर होने वाले रोग से रक्षा करती हैं। OPV में बेसिकली जो दवाई है, जो वैक्सीन है, ये मुंह से दी जाती है। पोलियो की वैक्सीन ज़्यादातर OPV ही दी जा रही है आजकल। रीजन बच्चों के मुंह में आसानी से पहुंच जाती है। इसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने 1961 में। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं त्वचा या फिर जो अपने वो स्किन है, स्किन और स्किन इंटेग्यूमेंट्स को प्रभावित करने वाले विषाणु रोग हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल जो आपको याद रहता है वो है स्मॉल पॉक्स, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी। चेचक या बड़ी माता हम बोल सकते हैं। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो कौन सा है? वेरियोला। ओके, ये एक डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पहले बना के दिखाया हुआ है। ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? वो वायु है। मींस ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरे जो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। क्लियर? तो ये अपन सोचेंगे चच्चक वाले व्यक्ति पर आप नहीं बैठेंगे तो आपको नहीं हो पाएगी, हालांकि वो आप इजीली अपनी ये सब चीजें संभव हो पा रही, लेकिन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो यही है। अब क्यों नहीं होता, अपन कहते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि रेयर ही केस ही देखने को मिलते हैं। और इसके लिए भी आप एक क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, फिलहाल क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत लंबा चौड़ी डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। तो यह विश्व का पहला रोग है जिसे WHO द्वारा पूर्णतः इरेडिकेटेड या उन्मूलित घोषित किया गया है। मींस 1980 में WHO ने चेचक को या बड़ी माता को इरेडिकेटेड मान लिया गया था या फिर घोषित कर दिया था। छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, बहुत से बच्चे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल पॉक्स छोटी माता बड़ी माता, तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। क्लियर? सिर्फ दानों के जो साइज है उनका अंतर आता है, बाकी से लगभग सेम ही है। इसके लिए जो वेरियोला वायरस जिम्मेदार था, बस क्वेश्चन में यहाँ पे आप जो फंसते हैं वो यही है। बड़ी माता की बात करते हैं तो वेरियोला, छोटी माता की बात करते हैं तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV। छोटी माता के लिए वेरिसेला जोस्टर वायरस और उसके लिए वेरियोला। क्लियर? बोथ आर डबल स्ट्रैंड वायरस, नो कंफ्यूजन एट ऑल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द सेम। यहाँ पे कहता है कि यहाँ जो त्वचा पे इनके जो फफोले पड़ते हैं, दाने बनते हैं, ये थोड़े मोटे होते हैं, बहुत तेजी से खुजली मचती है, ये हल्का सा इसका सिम्टम्स बताया हुआ है। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये वयस्कों में ये वायरस जब ये वापस से सक्रिय होता है तो ये हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स उत्पन्न करता है। क्लियर? मीन्स अगर इसकी एक्यूट कंडीशन बनती है, फफोले फूट जाते हैं, उसका क्योर नहीं हो पाता है और वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये हर्पीज जोस्टर का कारण बन सकती है या स्टिंगल्स का कारण बन सकती है, जहाँ पे आपको खुजलियाँ बहुत होती हैं। खैर, बात है मीजल्स की कर लेते हैं। खसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खसरा या रूबेला। क्लियर? रूबेला मैंने ऐसे लिख दिया, याद रहेगा। मीजल्स, खसरा। रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? रूबेला वायरस। क्लियर है? फैमिली कौन सी है? पैरामिक्सो वायरस। क्लियर? याद रखिएगा, रूबेला वायरस, पैरामिक्सो वायरस। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये डबल स्ट्रैंड थे, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द सेम। यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो ये है कि इसके कारण से मुंह के अंदर, गालों के भीतर सफेद छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉप्लिक या कॉप्लिक स्पॉट्स क्या हैं, किसके कारण से होते हैं? वायरस के कारण से होते हैं, बैक्टीरिया के कारण से होते हैं, या फंगस के कारण से होते हैं? तो पहले तो पता होना चाहिए कि वायरस के कारण से होते हैं। और ये रेस्पॉन्सिबल किसके कारण से है? रूबेला वायरस या पैरामिक्सा वायरस, पैरामिक्सी वायरस के कारण से होते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? खसरा। सॉरी, खसरा का जो वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो बीमारी है उनकी हम बात कर लें। रूबेला की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे टैगो वायरस, सब बात हो चुकी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए मैंने अलग से बना रही थी कि जो जन्मजात रूबेला सिंड्रोम है, CRS, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। यदि गर्भवती महिला, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो शिशु में अंधापन, बहरापन या हृदय संबंधी विकृतियां पैदा हो सकती हैं। सॉरी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके लिए वो सेम रूबेला जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे टैगा वायरस जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है।
यही कारण है इसे रूबेला के बजाय हम जर्मन खसरा के नाम से जानते हैं। बात वही है, रूबेला ही है, लेकिन इसकी जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, टेका वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग वही है रूबेला वायरस वाला, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इससे जो बीमारी है और इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो आप ध्यान रखें, तो आप समझ लें कि ये जो प्लेसेंटा है, माँ का जो गर्भाशय होता है, भ्रूण का प्लेसेंटा, इसको ये अफेक्ट करता है। वहां पहुंच करके शिशु में अंधापन, बहरापन और हार्ट रिलेटेड जो डिस्टॉर्शन है उनको पैदा कर सकता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब आप फिर से याद करने के लिए बोल दिया है। HSV1 HSV2 के नाम से जानते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। HSV1 में से के कारण होठों मुंह के पास में छाले बन जाते हैं, इसे कोल्ड सोर कहते हैं। HSV2 ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये जननांगों में दर्दनाक छाले या जेनिटल हर्पीस का कारण बनते हैं। तो HSV1 का ऑप्शन दिया जाता है, HSV2 का ऑप्शन दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है जेनिटल हर्पीस इनमें से कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है, HSV2 इसका रेस्पॉन्सिबल है। HSV1 से होठों या मुंह के आसपास आपको छाले देखने को मिल जाएंगे। कई बार देखा होगा आपने, होठों में सुन सी स्थिति हो जाती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। मंकी पॉक्स की हम बात करें, इसे इन शॉर्ट एम पॉक्स भी कहा जाता है। क्लियर, मंकी पॉक्स तो नाम दिया हुआ है तो मंकी पॉक्स वायरस बोल देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन प्रॉपर तरीके से देगा तो वो देगा आपको ऑर्थोपोक्सी वायरस। क्या देगा, ऑर्थोपॉक्सी वायरस, ये आपको ध्यान रखना है। डबल स्टैंड वायरस है, डीएनए वायरस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये संक्रमित जानवर के काटने से, द्रव के संपर्क में आने से या कपड़ों से, मतलब इसके बहुत मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सारे हैं मंकी पॉक्स के। इससे जो बीमारी या जो लक्षण है इसके वो क्या है, ये लिम्फेडेनोपैथी होती है। तो हम मान सकते हैं जो आपकी लसका ग्रंथियां हैं, लसका जो ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन हो जाती है। क्लियर, चेचक की तुलना में इसका मुख्य जो इसका डिस्टिंक्शन है वो यही है कि चेचक में बॉडी में होते हैं, और जबकि इसके कारण से जो फफोले होते हैं, छाले होते हैं, सूजन आती है, वो कहाँ होती है, लैरिंक्स में होती है। क्लियर, जो गले का जो पार्ट है वहां पर आपको इस जगह मान सकते हैं, गले के पार्ट में आपको स्वेलिंग मिल जाएगी। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो किसके हैं, मंकी पॉक्स के हैं। मस्साओ वार्ड्स तो आप रेगुलर सुनते आ रहे हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। HPV आपसे बोलते हैं, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्लियर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो जाता है। जो स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जिन्हें बोल सकते हैं उपकला कोशिकाएं हैं, उनमें ये बड़े बड़ी ग्रोथ होती है, जिससे एक ट्यूमर टाइप का बन जाता है, जिसे आप बोलते हैं मस्सा। खैर, आगे आप बात कर लेते हैं कि ऐसे वायरस को लेकर के जिस पर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता रहा है। ओके, हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र की या फिर लसिका तंत्र को प्रभावित करने वाले विषाणु रोगों की। सबसे पहला नाम आता है इसमें जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वो है एड्स। पूरा नाम क्या है, सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो है HIV1 HIV2। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आजकल जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि दिस इज आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वायरस रेट्रो वायरस है। तो जो एड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, रेट्रो वायरस है। क्लियर, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, ये अपने से समान जो हेलिक्स में बनाता है, मतलब अपनी डुप्लीकेशन करता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में करता है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। इसके डबल नहीं बनेंगे, मतलब डुप्लेक्स नहीं बनेगा, सिंगल स्टैंड ही रहेगा। एक क्वेश्चन जो आज का पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि एड्स की जो HIV1 HIV2 जिसे हम रेट्रोवायरस बोल रहे हैं, ये बेसिकली किस प्रकार की कोशिकाओं को अफेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि CD4 T हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है, CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल्स को ये अफेक्ट करता है, जिसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, CD4 T लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज अवस्था में ऐसा हो पाता है। क्लियर, ये CD4 T सेल है, नॉर्मल कंडीशन में है, जब ये अफेक्ट हो जाती है तो ये मैक्रोफेज स्थिति में पहुंच जाती है और इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी रेट्रो वायरस को लेकर के, तो कहता है इसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें एंजाइम पाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो हल्का फुल्का, मैंने बहुत पहली स्लाइड में आपसे कहा था कि जब RNA, जब भी हमने क्या कहा, ये RNA है,
जब आरएनए बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद अपना डीएनए बना लेता है, बॉडी में पहुंचने के बाद डीएनए बनाना शुरू करता है, तो इस प्रकार के जो प्रोसेस बढ़ने वाले जो वायरस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। और इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसक्रिप्टेज और रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मींस एड्स वायरस में, HIV-1 वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से इसका जो आरएनए है बॉडी में पहुंचने के बाद डीएनए बनाना शुरू करता है, वो अपने प्रोजेनी है इसको खूब आगे तेजी से बढ़ता हुआ चला जाता है। क्लियर? क्योंकि ये CD4 लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो बाकी की बीमारियां अपने आप आपकी बॉडी में फैलती हुई चली जाती है। बात हम कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो कि एग्जाम में पूछी जाए, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की बीमारी है, इसको हम कैसे डायग्नोज कराएंगे। तो एलिसा टेस्ट इसको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, एलिसा टेस्ट। ओके, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो दो टेस्ट ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध किससे है, एड्स से है या फिर HIV वायरस से है। क्लियर? जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये प्रत्यक्ष क्षमता समापन से द्वितीयक अवसरवादी संक्रमण तक, जैसे TB, बेंडियोलाइसिस आदि को के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। खैर, वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जब एड्स पढ़ेंगे डायरेक्टली तब बात कर लेंगे। नेक्स्ट है अपना किसिंग डिजीज, जिसे हम बोल सकते हैं संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एक और नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। किसिंग डिजीज हम बोल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो कौन सा है, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन फाइल भी थी कुछ दिन पहले ट्रम्प को लेकर चर्चा में आई थी, एप्स्टीन फाइल, तो उसी से याद कर लीजिएगा किसिंग डिजीज है ये। शॉर्ट में से हम EBV या हर्पीज वायरस को से भी रिलेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म तो हो गया EBV, एप्स्टीन बार वायरस। ये डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली जिस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती हैं वो है बीटा लिम्फोसाइट्स या फिर लस्का ग्रंथियां, इसको ये इफेक्ट करती हैं। लिम्फसाइट्स और लिम्फ नोड जो हमारे हैं उनको इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, जो भाई लस्का ग्रंथियां हैं, जो प्लिया है जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, उसके कारण से इसकी वृद्धि हो जाती है, इनके आकार में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज अ स्प्लेनोमेगेली। जब ये मेगेली का नाम बात करते हैं मीन्स इसके आकार में वृद्धि। तो जब स्प्लेनोमेगेली की बात करते हैं मीन्स स्प्लीन के आकार में वृद्धि हो जाती है, इसका साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसे किसिंग डिजीज क्यों कहा जाता है ये भी आप समझ लें, क्योंकि लार या चुमने के माध्यम से फैलता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द किसिंग डिजीज। ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बनते जा रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, पसंद भी आएंगे, एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि हमें बूस्ट मिलता रहे। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, HTLV। HTLV ह्यूमन, एच से टी फॉर टी लिम्फोट्रोपिक, V फॉर वायरस और V1 तो है ही, दैट इज वाई HTLV। ये बिल्कुल वैसे ही एक रिलेशन मिलेगा आपको जो भी आपने एड्स से किया था। ये भी एक प्रकार का कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी HIV की, एड्स की। दूसरा वायरस जो कि रेट्रोवायरस है वो क्या है, वो है HTLV। सेम चीजें हैं, ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA है, बस इतना अंतर है कि इसमें जो ग्रुप है इसका RT ग्रुप है, सेम काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाता है। खैर, अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो क्या है, T सेल्स है, T लिम्फोसाइट्स हैं, इनको अफेक्ट करता है, लसीकाणुओं को। वयस्कों के जो T सेल्स हैं ल्यूकेमिया का कारण बनती हैं, T सेल्स पे अफेक्ट करेगा, T सेल्स अपने आप कमजोर हो जाएंगी, दैट इज व्हाई T सेल ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे हम लिम्फोमा कहते हैं। ये बीमारी तो सुनी होगी आपने, T सेल ल्यूकेमिया सुना नहीं सुना, लेकिन लिम्फोमा तो सुना है। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, HTLV वायरस इंपॉर्टेंट, सॉरी रेस्पॉन्सिबल है, जो कि अपने आप में रेट्रोवायरस है। अब हम बात करते हैं ऐसे वायरसेस की जो कि ब्लड के माध्यम से या संवहन तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरस हैं। बेसिकली जो आपका ब्लड है या फिर अपना जो
संवहन तंत्र है उसको ये प्रभावित करते हैं, उसको हमें बात करनी है। सबसे पहले नाम आता है इसका डेंगू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछता है कि डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है, लेकिन आगे बढ़ता है वो तो पूछता है कि किससे होता है, तो होता है फ्लेवी वायरस से। ग्रुप है ये बेसिकली। नाम डेंगू वायरस आएगा तो डेंगू वायरस आ जाएगा। थोड़ा सा और डीप जाएगा तो पूछेगा कि किस प्रकार का वायरस है, तो स्टेरियोटाइप 1 to 4 इसके दिए गए हैं। सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। क्वेश्चन जनरली अब जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि ये किस प्रकार से पूरे मानवों में बाकी जीवों में फैलता है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वेक्टर कौन सा है आप ये मान सकते हैं। तो जो मादा एडिज इजिप्टाई है, ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा हूँ मैं आपको याद आ जाएगा। जो फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मच्छर रेस्पॉन्सिबल नहीं है बेसिकली डेंगू के लिए। डेंगू वायरस जिसे हम फ्लेवी वायरस कहते हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट दीज मस्किटोज हेल्प टू ट्रांसमिट दिस वायरस। तो इसका वेक्टर कौन हुआ, मादा एडिज इजिप्टाई। या फिर एक और है वह एडिज एल्बोपिक्टस। एडिज एल्बोपिक्टस और एडिज इजिप्टाई दो मच्छर हो गए जो कि इसके वेक्टर के रूप में काम करते हैं। जब हम डेंगू बुखार की हम बात करते हैं तो उसका एक निकनेम है जिसे हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। तो सुन रखा होगा आपने, लिफाफे में लिख दिया है हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू बुखार। क्लियर। बेसिकली होता है क्या है इसमें, इसमें जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड की, मैंने पहले कहा था कि किस पे काम कर रहा है जो बॉडी की प्लेटलेट्स हैं उन्हें बहुत तेजी से गिराता है। क्लियर। मीन्स प्लेटलेट संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा गंभीर अगर कंडीशन बनती है तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो जाता है। और हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है, जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स कहीं ना कहीं टूटने लगती हैं या फिर रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। तो हेमोरेजिक कंडीशन बन जाती है, कंडीशन ज़्यादा गंभीर हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से जीरो की तरफ बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति मरणासन हो जाता है। नेक्स्ट अपनी बीमारी है चिकनगुनिया। ये भी आपके लिए काफ़ी जाना पहचाना सा नाम है, लेकिन इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, अल्फा वायरस है। ये था फ्लेवी वायरस, ये है अल्फा वायरस। नॉर्मल चिकनगुनिया वायरस तो आप सुनेंगे तो कोई भी जवाब दे देगा, दैट इज वाई यू शुड नो अल्फा वायरस, अल्फा चिकनगुनिया। ओके। सिंगल स्ट्रैंड वायरस है, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इससे होता क्या है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है और ये हाथ पैरों को ऐंठ देता है, इसलिए ये हम बोलते हैं ऐसे वह जो ऐंठ कर चलता है। इसका नाम ही चिकनगुनिया मतलब क्या है, वो जो ऐंठ कर चलता है, मतलब पूरे पूरे जो अंग तंत्र हैं उनमें पूरा ऐठन आ जाती है, ऐसे ऐंठे आते हैं और फिर आपको चलने में दिक्कत आती है। खैर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है येलो फीवर, पीत ज्वर। ये भी किसके कारण से होता है, फ्लेवी वायरस से होता है। तो फ्लेवी वायरस से यहीं पर तो पढ़ लिए, एक तो डेंगू, दूसरा येलो फीवर। क्लियर। सिंपल सी बात करेंगे तो येलो फीवर वायरस है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा। लेकिन ग्रुप फ्लेवी वायरस ये याद रखना है। ये भी एडिस मच्छर से फैलता है, सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। यहाँ पे जो इसकी जो सिम्टम्स हैं जो ध्यान रखने, इससे जो जो पीलिया है, यकृत की बहुत ज़्यादा जो लिवर है आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बेसिकली लिवर डैमेज से क्या होता है, इसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है या फिर काली उल्टी होना शुरू हो जाती है, ब्लैक वॉमिटिंग यहाँ शुरू हो जाती है। तो ये प्रकार से येलो फीवर का कारण बनता है, जिसे हम वॉमिटो नेग्रो भी कहते हैं। नेग्रो के बारे में बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। इसका एक टीका बनाया गया मैक्स थीलर द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि येलो फीवर का जो टीका बनाया वो किसने बनाया, मैक्स थीलर ने इसका टीका खोया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था 1951 में। ओके। तो 1951 में मैक्स थीलर को येलो फीवर का टीका बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया था नोबेल प्राइज से। एक और रोग वापस से लिया है हम जो कि संबंधित है, पढ़ चुके हैं फिर भी वापस से है। वो क्या है, इबोला, इबोला हिमोरेजिक फीवर। इबोला ऊपर वाला नहीं है, ये है इबोला हिमोरेजिक फीवर। रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, इबोला वायरस ही है, कोई फ्लेवी वायरस का ही रूप है। लेकिन इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो अलग है थोड़ा सा, वो है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये इनकी बॉडी में पाया जाता है। समझ में आ गया हो, क्लियर। ये वायरस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कहता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके कारण से कोई एक दो चीजें बीमार जो सही के अंग हैं वो अफेक्ट नहीं होते, बेसिकली बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इससे अफेक्ट हो जाते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि इसकी जो डेथ प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, अप टू 90%। मीन्स एक बार इबोला हेमोरेजिक फीवर हो गया तो मरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। खैर
आगे बढ़ते हैं। ऐसी बीमारियां जो कि यौन संचारित बीमारियां हैं, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से ये ट्रांसमिट होती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला है ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं HPV इन्फेक्शन। क्लियर? नाम याद रहेगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। इसके 4 टाइप बताए गए हैं, 6, 11, 16 और 18। डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है। ये लैंगिक संपर्क के कारण से या प्रत्यक्ष त्वचा के संपर्क के कारण से हो जाता है, इतना ही काफी है। इससे होता है क्या है कि आपको जो जेंटल पार्ट्स हैं उसमें मस्से हो जाते हैं। ओके, जो गर्भाशय की डिवाइस या सर्विक्स बोलते हैं, वहां पर भी कैंसर होने के चांस बन जाते हैं। और इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो टाइप है 6, 11, 16 और 18, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी हम बात करें तो जो गर्भाशय कैंसर है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है HPV का, वो है 16 और 18, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक टीका याद किया गया, जिसे हम बोलते हैं सर्वावैक, सर्वावैक या फिर गार्डल सॉरी गार्डासिल वैक्सीन। सर्वावैक और गार्डासिल वैक्सीन। अभी राजस्थान में मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो वहाँ पे इस वैक्सीन को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाई गई है। सरकार आगे से इस वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। तो गार्डासिल वैक्सीन और सर्वावैक वैक्सीन को लेकर के आप याद रखना है। ये बेसिकली किसके प्रति रक्षा प्रदान करती है? वो है HPV टाइप 16 और 18 को लेकर के। खैर, आगे हम बात करते हैं जेनिटल हर्पीज की। थोड़ी देर पहले एक हल्का सा आपको हिंट दिया था मैंने। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पहले में आपको रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा तेज के चक्कर में बताना भूल गया। हम बेसिकली बात कर रहे हैं किस बारे में, कि जिस प्रकार से ये बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं उसके फॉर्मेट के रूप में इसको हम बात कर रहे हैं। ओके, हर्पीज वायरस सेम एक प्रकार का वायरस है, डबल स्ट्रैंड वायरस है। इस फैलने का मूल कारण क्या है? यौन संपर्क है। इन सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और ये विषाणु हैं, तंत्रिकाओं की जो गैंग्लियाज हैं उनमें लेटेंट कंडीशन में रहते हैं। तंत्रिकाएं जो हमारी हैं, विषाणु की तंत्रिकाएं, वो गैंग्लिया में सुप्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन बार बार वापस से एक्टिव हो जाती हैं और इस रोग का कारण बनती हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन बात करें वापस से, तो ये सेम सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिट होती हैं, जननांगों को प्रभावित करती हैं या कुछ डैमेज करती हैं। ये प्रकार से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड श्रेणी में ये आ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी भी कहीं ना कहीं एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बन जाती है। अगला है जननांग कापोसी सार्कोमा। ये ध्यान रखने वाली बात है आपके पास। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बीमारी कौन सी है? वही HHV8, ह्यूमन हर्पीस वायरस H, सॉरी 8। तो HHV8 डबल स्ट्रैंड DNA है, रीजन वही सेम ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पर क्या होता है, जेनिटल जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर बैंगनी या फिर लाल रंग के ट्यूमर बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से एड्स के रोगियों में सेकेंडरी अवसरवादी कैंसर के रूप में देखे जाते हैं। मतलब एक प्रकार से एड्स का एक एडवांस वर्जन मान सकते हैं। एक प्रकार से नाम थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। कापोसी साराकोमा। क्लियर? जैसे मैं यहाँ दिखा दिया, अलग से बोल दिया यहाँ पे कि जनरली जो एड्स की बीमारी रोगी हैं उनमें देखने को मिलता है। जीका वायरस काफी चल रहा है, चर्चा में आजकल, इसलिए ले लिया इसे। जीका वायरस जो संक्रमण है, जीका वायरस फ्लेवी वायरस है, हम बात कर चुके हैं। सिंगल स्ट्रैंड वायरस RNA वायरस है, फैलता किसके माध्यम से? मादा एडीज मच्छर से फैलता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोड से भी पहुंचता है, जहाँ पर ये प्लेसेंटा में जाकर के अफेक्ट करता है और बच्चों के जो मस्तिष्क का विकास है उसको ये थाम देता है। क्लियर? यहाँ पे दिखा भी रखा है, माइक्रोसेफेली कंडीशन में जाती है, बच्चे का सिर है बेसिकली वो काफी कम डेवलप हो पाता है, जो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन है वो कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिकम लेसर। ओके, खैर, यहाँ पे माइक्रोसेफेली कंडीशन बनती है, जिसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उसके बच्चे जन्म लेते हैं, उसका सिर मस्तिष्क का आकार सामान्य रूप से छोटा होता है। मैं बड़े, अब तक जब हमने बात की थी मैक्रो की तो हम बात करते हैं, बड़े की हम बात कर रहे हैं। माइक्रोसेफेली की मीन्स जो सिर का साइज है वो छोटा रह जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उन बीमारियों को लेकर के जो कि जनन तंत्र पर विषाणु के संक्रमण के प्रभाव और जटिलताओं के कारण से हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बीमारी को तो अपन क्या बोलेंगे इसमें,
सबसे पहले बात आती है ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल, कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता। क्लियर। HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हम बात कर चुके हैं पहले। ये E6 और E7 प्रोटीन्स की मानव की जो कोशिकाएं हैं उनके ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स को निष्क्रिय कर देता है। जो HPV आखिर वर्क कैसे करता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो मानव का जो सप्रेसर प्रोटीन है P53 और RB, इसे ये इनएक्टिवेट कर देता है और कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। इस प्रकार से सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए पूरी पूरी स्लाइड मैंने बनाई है वो है ये, एक भ्रूण और जन्मजात जटिलताएं पाई जाती हैं कॉन्जेनिटल ट्रांसमिशन को लेकर के, और इसे नाम दिया जाता है टॉर्च। क्लियर। भ्रूण में या फिर नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये बीमारियों का एक पूरा पूरा ग्रुप मिलता है। अब ये ग्रुप को हमने नाम दिया जाता है टॉर्च। तो अगर आपसे पूछ लिया है कि टॉर्च क्या है, तो ये तो पहले पता होना चाहिए कि जो जो भ्रूण में, एम्ब्रियो में, या फिर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें बीमारियों का पूरा पूरा ग्रुप बन जाता है, उसे हम बोलते हैं टॉर्च। ठीक है। बेसिकली होता किसके कारण से, विषाणु के कारण से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहुंचता कैसे है, जन्मांग से रख के ब्लड से भ्रूण में पहुंचता है और इस प्रकार से वहां पर ही विकृतियां पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए उसको ध्यान रखना है। T फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, जो कि किसके कारण से होता है, वायरस के प्रोटोजोआ के कारण से होता है। टॉक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोआ के कारण से होता है। O फॉर अदर्स, जैसे HIV, सिफिलिस, वेरिसेला, ये इनके कारण से ये जो बीमारियां होती हैं वो सब इसी में शामिल कर ली हैं। R फॉर रूबेला, जिसे हम जर्मन खसरा अभी थोड़ी देर पहले बात की है। नेक्स्ट है C, साइटोमेगालो वायरस, CMV, पहले भी कई नाम सुन चुके होंगे आप। साइटोमेगालो वायरस C के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। H फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, अब थोड़ी देर पहले बात की है। तो ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं मिलकर के, जो कि एक इन्फेंट बेबी में या फिर भ्रूण में हो सकती हैं किन्हीं भी कारणों से, इन सब के का जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं टॉर्च। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं HPV के बारे में, तो वापस रिपीट करने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रही। भारत की पहली जो HPV वैक्सीन है, ये आपको जो जानना चाहिए। जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे थे, मैंने कहा था राजस्थान में इसको काफी ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो सर्वावैक वैक्सीन है, नाम क्या है, सर्वावैक, CERVAVAC, सर्वावैक। इसे किसने बनाया है, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने इसे बनाया है। क्लियर। और ये सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय का ग्रीवा का जो कैंसर है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वावैक बनाया किसने है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। भारत का पहला स्वदेशी HPV है। एक टेस्ट है पेप स्मीयर टेस्ट, ये ध्यान रखना है। ये गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर या HPV बोलते हैं, किस समय से पूर्व पहचान के लिए अपनाई जाने वाली एक डायग्नोसिस कंडीशन है या नैदानिक परीक्षण है। जब डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, वो क्या है, ये टेस्ट है पेप स्मीयर टेस्ट। और ये क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, तो ये बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है या नहीं इस बात को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि बॉडी में सर्वाइकल कैंसर है या नहीं, इसके कारण से होता है। अब बात कर लेते हैं लैरिंग्स को लेकर, सॉरी, अपने जो लार ग्रंथियां हैं, सेरेब्रल ग्लैंड्स हैं, उसको प्रभावित करने वाले जो विषाणु हैं उनको लेकर। पहला है मम्स वायरस, या हम बोल सकते हैं गलसुआ या गलगंड, मम्स या एपिडेमिक पेरोटाइटिस बोल सकते हैं इसे हम। रेस्पॉन्सिबल कौन है, मम्स वायरस है। रूबेला वायरस इसका ग्रुप है, या पैरामिक्सो वायरस फैमिली का ये बिलोंग करता है। पैरामिक्सो वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA है, पैरोटिड ग्लैंड्स इससे अफेक्ट होती हैं। बात हमें ये बतानी है कि किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो कानों के नीचे पाई जाती है, बेसिकली कानों के जस्ट नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं कानों के नीचे, इसको अफेक्ट करता है। होता कैसे, जो दूषित इन्फेक्टेड सलेवा है उसके कारण से, छींक से, खांसी से, इस प्रकार से ये इसको फैल जाता है। बेसिकली ये पैरोटिड ग्रंथि है, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, पैरोटाइटिस इसे हम बोलते हैं। जबड़ा खोलने में बहुत कठिनाई होती है, जनरली आप सब लोग उससे रूबरू हो चुके हैं कहीं ना कहीं। क्लियर। लेकिन इसमें एक हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये बीमारी बढ़ जाती है, क्लियर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं जब तक कि ये लाल ग्रंथियों में है, कि स्वेलिंग रहेगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी, जबड़ा नहीं खुलेगा। लेकिन अगर ये बढ़ जाती है तो जो
टेस्टिज हैं मेल में, ये टेस्टिज में पहुंच के ऑर्काइटिस बीमारी पैदा कर सकती है, और ये अंडाशय में पहुंच करके ऊफोराइटिस बीमारी पैदा कर सकती है। दोनों में एक ही चीज़ है, सिर्फ जो टेस्टिस को लेके ऑर्काइटिस बोला है और अंडाशय को लेके ऊफोराइटिस बोला है। दोनों में एक समान चीज़ है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके कारण से आदमी नपुंसक या फिर बांझपन की स्थिति बन सकती है। इसके लिए वैक्सीन जो याद की गई है वो आपको याद कर लेनी चाहिए, वो है MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। मीजल, एम मम्स और आर रूबेला, MMR वैक्सीन के लिए खोज की गई। नेक्स्ट है CMV इन्फेक्शन, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी भी साइटोमेगालो वायरस को लेकर के। ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डबल स्टैंड वायरस है, और ये लाल ग्रंथियों की जो सभी क्यूटिकल्स है उसको ही इफेक्ट करता है, उपकला को ही प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो एप्स्टीन बार वायरस है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ये पैरोटेड और सबमेंडिबुलर जो ग्रंथि है अपनी दाढ़ की, इस जगह की हम बात करें, सबमेंडिबुलर की हम बात करें, ये वाली जो हिस्सा है इस हिस्से को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ओके, इसको हम बात कर चुके हैं पहले जब हमने बात की थी किसिंग डिजीज को लेकर के बात की थी। लेकिन एक बात और जरूरी है आप समझ लें कि ऐतिहासिक रूप से हम हिस्टोरिकल में बात करें तो जो ये सेलियरी ग्रैंड डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो साइटोमेगालो वायरस है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक नाम और दिया जाता है, वो क्या है, सेलियरी ग्लैंड वायरस डिजीज। क्लियर? इससे बड़ी बात ये, इसका नाम क्या है, उसका नाम दिया हुआ है आउल्स आई इंक्लूजन बॉडीज। ये लाल ग्रंथियों की कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन उत्पन्न करती है। क्लियर? दो नाम यहाँ पे आ गए, किसिंग डिजीज थी उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं संचरण के तरीकों के आधार पर जो विषाणु रोग हैं उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट स्टेप पे हमारे, काफी लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहेगा। पहला है वायु और ड्रॉपलेट्स को लेकर के जो ट्रांसमिट होते हैं वायरल डिजीज है उनको। पहला है प्रमुख विषाणु जनित रोग, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। क्लियर? दूसरा है ऐसे विषाणु जो कि इससे रिलेटेड विषाणु हैं, जैसे सार्स कोविड, इन्फ्लुएंजा वायरस, रूबेला, वार्सियोला जोस्टर, वारियोला। क्लियर? ये सारे के सारे किससे पहुंचते हैं, ये सब रेस्पिरेटरी रूट से पहुंचते हैं या फिर श्वसन मार्ग से पहुंचते हैं, वायु से पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कीट या फिर आर्थ्रोपोड वेक्टर के माध्यम से पहुंचने वाले, हम बोल सकते हैं अरबो वायरस या फिर वेक्टर बोर्न वायरस, मच्छर या टिक्स या पिस्सू से ये पहुंच जाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस और जीका वायरस। संबंधित जो विषाणु है इनमें कौन कौन से विषाणु हैं, फ्लेवी वायरस, चिकनगुनिया, फ्लेवी वायरस और जापानी इंसेफेलाइटिस तो सेम ही है, और जीका वायरस। क्लियर? इसके अलावा मच्छर कौन से हो सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, एडिस इजिप्टाई, चिकनगुनिया के लिए भी हो गया, पीजवर के लिए भी जीका वायरस, सॉरी जीका वायरस उसको फैलाता है कौन, एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई है ये, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका को फैलाता है, पहले याद कर चुके हैं। क्यूलेक्स की बात करें तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए, ये दिमागी बीमार के लिए फैलाने वाला वेक्टर के रूप में काम करता है। याद करना है, मैं जल्दी हो जा रहा हूँ, आप वापस से रिपीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मगर याद करना, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, जल से या फिर दूषित मल से या भोजन से पहुंचने वाली बीमारियां या वायरस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हालांकि पहले बात कर चुके हैं, पोलियो के बारे में बात कर चुके हैं, हेपेटाइटिस की बात हो चुकी है, रोटा वायरस की बात हो चुकी है, नोरो वायरस है, ये सारे के सारे जल से या फिर दूषित भोजन से पहुंचते हैं। रोटा वायरस की हम बात पहले कर चुके हैं कि ये इन्फेंटाइल डायरिया का लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है और बहुत बड़ा कारण है पूरे विश्व में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि अब हम बात करते हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। लास्ट टॉपिक अपना एक प्रकार से कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं केवल, ठीक है, तो याद करना हो तेज निकल जाएंगे कि ऐसे विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। नंबर एक, सबसे आगे, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा जानकारी में रहने वाला, एड्स। नेक्स्ट है जेनिटल हर्पीज, ह्यूमन पेपिलोमा, फिर हेपेटाइटिस बी एंड सी। जो इससे रिलेटेड जो वायरस हैं कौन से हैं, HIV, HSV2, HPV, HBV एंड HCV। क्लियर? ये हम पहले बात कर चुके हैं कि HBV का जो 16 और 18 टाइप है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा।
रिपीट कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट अपन जो सेक्शन लेके आएंगे वो जितनी बीमारियां हैं इन सब के ऊपर मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के तौर पे। क्लियर? तब तो उस पर तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क व घाव के द्वारा होने वाले जो डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है वो? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आप आते हैं तो भी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कारण से घाव हो गया, मतलब कुल मिला के कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। इनमें है रेबीज, हर्पिस सिम्प्लेक्स, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स से हम बोलते हैं, या फिर मस्सा या वार्ड बोलते हैं। ये सब कुत्ते गीदड़ वगैरह के काटने से वजह से लार से ये पहुंच जाते हैं। ये सारे वायरस इसमें शामिल। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन के कारण से जो पहुंचते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन से मतलब है माँ से बच्चे के भ्रूण में या वर्टिकली पहुंचता है, जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन सॉरी ट्रांस प्लेसेंटा डिजीज बोल सकते हैं। ये गर्भाशय के प्लेसेंटा में पहुंच जाते हैं और प्रसव के दौरान या स्तनपान के दौरान ये विषाणु पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ये माँ से बच्चे में पहुंचते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें कौन कौन सा है? एक है इन्फेंटाइल या फिर जन्मजात CRS रूबेला, जन्मजात रूबेला, जीका वायरस, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी। क्लियर? ये सब इसलिए डिस्टिंग्विश कर दिया कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं भी जानता हूँ पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वर्टिकल ट्रांसमिशन से होने वाला जो डिजीज है वो आपको बताना है, तो थोड़ा बताने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ओके, जो रिलेटेड जो वायरसेज हैं कौन कौन से हैं? रूबेला है, जीका, HIV और HB1 है। टॉर्च के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जीका के बारे में बात कर चुके हैं। इसके कारण से माइक्रोसेफेली आती है, बच्चों का जो शरीर है वो छोटा होता है। ये सब चीजें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल को लेकर के, जो विषाणुओं को हमने क्लासिफाई किया था शुरू में, आपको ध्यान होगा। ये अपना लास्ट टॉपिक है। ओके, तो विषाणु जो जेनेटिकली हमने बात की थी, वो क्लासिफाई करने वाली बात करें तो क्या कहता है कि ये डबल स्ट्रैंड वायरस, जिसे हम पर्वो वायरस को छोड़ के ये सारे के सारे वायरस होस्ट सेल में न्यूक्लियस में पहुंच करके अपना डुप्लीकेशन करते हैं। RNA वायरस जो अपना बात थी, हमने बात की थी रेट्रोवायरस की, वो RNA के रूप में पहुंचता है और वहां पर बाद में DNA में डुप्लीकेट करता है। इसके अलावा जो प्रमुख विषाणु जनित रोग हैं कौन कौन से हैं? चेचक, ये सब आप जानते हैं, कुछ वापस रिपीट करके लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। वायरस कौन कौन से हैं? वेरियोला, वेरिसेला, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, मंकी पॉक्स, इन सबको हम जानते हैं। खैर, RNA वाले वो तो हो गए, DNA वाले वायरस। ये सारे वायरस कौन से हैं? RNA। तो RNA और DNA में डिस्टिंग्विश करना था, तो अपन बात कर लेते हैं अब ऐसा सिंगल स्ट्रैंड वायरस से होने वाले डिजीज जिसे मैं बोल सकते हैं कि इनमें जो म्यूटेशन होता है बहुत ज्यादा होता है। RNA सिंगल स्ट्रैंड RNA में जो म्यूटेशन होता है, जिसके कारण से बीमारी उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा ये इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्या कारण क्या है उसका? क्योंकि इनमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है वो तेजी से होता है। इनमें कौन कौन से वायरस जानते हैं? कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, बी इसमें शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। बीमारी को जो संबंधित विषाणु है कौन कौन से हैं? कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, वो सब बात ऑलरेडी कर चुके हैं। पेडल वायरस या फिर यो नीसन, और डेंगू और चिकनगुनिया, खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस A इसमें शामिल किया गया है। ये सारे के सारे जो वायरस हैं वो RNA से संबंधित है, ध्यान रखने वाली बात है। RNA में बहुत सारा मैंने कहा था कि इसमें म्यूटेशन बहुत